नमस्कार मित्रों। 27 तारीख से यानी 27 अप्रैल से 8 मई तक 7 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा में निकला था। वही अनुभव थोड़ा सा आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। यह यात्रा गोरखपुर से शुरू हुई। काफी लंबी यात्रा थी। गोरखपुर से अयोध्या, अयोध्या से प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, ललितपुर, झांसी, इन जगहों से, अलग अलग जगहों से यात्री या तीर्थ यात्री चढ़ने वाले थे। इस नाते ट्रेन इन जगहों से होकर गुजरी। यह गाड़ी थी भारत गौरव यात्रा, जो रेल विभाग IRCTC आयोजित करता है, उसी के साथ थी। इसके बाद सवारियां लेने के बाद पहला पड़ाव हम लोगों का हुआ उज्जैन में महाकालेश्वर दर्शन। उज्जैन आज भी बहुत भीड़ भरा शहर नहीं है और अभी भी यहाँ काफी शांति समझ में आती है। गर्मी काफी झेलनी पड़ी उज्जैन तक आते आते। उसके बाद तुलनात्मक रूप में गर्मी कम हो गई। उज्जैन से हम लोग महाकालेश्वर ओंकारेश्वर आए बस के द्वारा, और यहाँ ओंकारेश्वर महादेव और ममलेश्वर महादेव का दर्शन हुआ। इस दर्शन में नर्मदा नदी का दर्शन हुआ और फिर यहाँ से एक लंबी यात्रा निकली द्वारिका के लिए। द्वारिका में भेंट द्वारिका और नागेश्वर महादेव का दर्शन हुआ। इसके बाद द्वारिका से गाड़ी आगे बढ़ी और सोमनाथ पहुंची। सोमनाथ के बाद द्वारिका और सोमनाथ में समुद्र का नजारा देखने का मौका मिला। हम लोग मैदानी इलाके के आदमी, इस नाते समुद्र हमारे लिए एक नया अनुभव होता है। अच्छा रहा। सोमनाथ के बाद आगे बढ़े और वहां से नासिक आए। नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन का हिसाब था। नासिक शहर काफी शांत और वहां का मौसम काफी अनुकूल दिखाई दिया और काफी हरा भरा है। नासिक में ही पंचवटी राम कथा से संबंधित कई स्थान देखने को मिले। नासिक के बाद पुणे के पास भीमाशंकर महादेव का दर्शन था, जहां की इस समय कुछ जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चलने के नाते दर्शन संभव नहीं था। फिलहाल पुणे से भीमाशंकर के बीच जो यात्रा थी, जंगलों के बीच से होते हुए, वह यात्रा अच्छी रही। यद्यपि मौसम अनुकूल नहीं था, इस नाते पहाड़ सूखे मिले, कम जगह हरियाली मिली, सो वह आनंद नहीं आ पाया। और फिर यहाँ से घृष्णेश्वर महादेव यानी संभाजी नगर, जो कभी औरंगाबाद कहा जाता था, वहां की यात्रा हुई। घृष्णेश्वर महादेव के बगल में ही एलोरा की गुफाएं हैं। मेरे लिए प्रबल आकर्षण की जगह यही थी।
यहाँ की ढेर सारी फोटो भी खींचा और सारे थकान के बावजूद भी जितना संभव था उतना एलोरा की गुफाएं घूमा। इसके बाद वापसी की यात्रा शुरू हो गई और 8 तारीख को दोपहर तक वापस वाराणसी आ गया। इस सारी यात्रा में एक बात गौर करने की है कि हमारे पूर्वजों ने सारे तीर्थ स्थानों को इतना दूर दूर तक फैलाकर क्यों स्थापित किया। इसका कारण समझ में आता है कि इस तरीके से लोगों ने हमको अपने देश से परिचित होने का योग बनाया, हमारा अनुभव व्यापक बनाने का योग बनाया, हमारे में संवेदनशीलता और व्यापकता भरने का हिसाब बनाया। अन्यथा यहाँ भी एक ही जगह पर काबा यरूशलेम या ऐसा ही कुछ स्थापित किया जा सकता था, लेकिन सारे तीर्थ स्थान देश के कोने कोने में, 12 ज्योतिर्लिंग कोने कोने में और चारों धाम कोने कोने में, इसी तरह कई महत्वपूर्ण देवी देवता देश के सारे भागों में जगह जगह स्थापित किए गए। इसीलिए कि हम अपने देश से परिचित हों, इस देश की विविधतापूर्ण संस्कृति से परिचित हों, हमारे में हमारे अपने आप का के जो बंधन हैं वो ढीले पड़ें या संभव हो तो टूट जाएं। मैं तो इन यात्राओं का मतलब यही समझता हूं। और इस यात्रा का अनुभव में कई चीजें नई आई, जैसे हर जगह खेत, जंगल, वनस्पतियां अलग अलग भिन्न भिन्न तरह की नजर आती रही। कहीं इस समय बाजरा तैयार है तो कहीं गोभी तैयार है, कहीं आम तैयार है, कहीं और अन्य तरह के फल हैं जो कि बनारस आसपास नहीं मिलते हैं। ऐसी सारी चीजें जगह जगह देखने को मिली। लोगों का बात व्यवहार यहाँ की तुलना में अलग मिला और इसके साथ साथ तरह तरह के मौसम का भी अनुभव। इधर ज्यादा गर्म है तो उधर तुलनात्मक रूप में ठंडा था, जहाँ काफी तन को सुकून मिला। तन को सुकून मिला तो मन को भी सुकून मिला। और एक चीज और देखने को मिली कि इन यात्राओं के बाद समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में क्या विकास हो रहा है। ये सारी यात्रा उत्तर प्रदेश से शुरू होकर मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में घूमती रही। महाराष्ट्र और गुजरात तो वैसे ही विकसित प्रदेश माने जाते हैं, लेकिन उन प्रदेशों में घूमने के बाद समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में वाकई काम बहुत हो रहा है। कई जगहों पर लगा कि उत्तर प्रदेश, वहाँ के रेलवे स्टेशन, वहाँ की सड़कें, वहाँ की साज सज्जा इन जगहों से कहीं बेहतर हो चुकी है। तो डबल इंजन की सरकार सिर्फ नारों में, सिर्फ हवा में नहीं है, वह इन जगहों को देखने पर समझ में आया। और भारत गौरव गाड़ी की कुछ बातें भी बहुत ध्यान देने की थी कि यहाँ आपने एक बार टिकट ले लिया, एक बार पैसा दे दिया, तो उसके बाद आप चाहें तो बिना एक पैसा खर्च किए भी सारी यात्रा पूरी कर सकते हैं। समय से चाय, समय से जलपान और समय से भोजन, इतना कि आपको अलग से कुछ खाने पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके साथ सबकी सेहत का ध्यान।
खाना पीना ऐसा कि किसी की तबीयत खराब नहीं हुई, साफ सफाई बहुत बढ़िया, जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय कही जाएगी। कई बार झाड़ू पोछा लगता रहा और जो कर्मचारी थे उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। इतनी लंबी यात्रा में जो सहयात्री थे उसमें कई लोग अच्छे खासे मित्र हो गए, जो होना स्वाभाविक है। बस एक कचोट रह जाती है कि घूमने के लिए समय कम निकल पाता है। खैर वो भी मजबूरी समझ में आती है कि जब पूरी ट्रेन चल रही है तो ट्रेन के लिए प्लेटफार्म पर उतनी जगह उतने समय के लिए घेरे रहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल कुल मिला के यह यात्रा किसी के लिए भी अच्छी है, एक नया अनुभव देने वाली है और महंगी भी नहीं है। और तीर्थ यात्राओं का जो असली फल होता है, यानी जगह जगह घूमना, अपना अनुभव व्यापक करना, संवेदनशीलता बढ़ना, ज्ञान बढ़ना, इन सब चीजों की उपलब्धि तो होती ही है। तो आप भी मौका मिले तो ऐसी यात्राओं पर निकलें, अपने देश को, अपनी सभ्यता संस्कृति को जानें समझें और अपने दायरे को तोड़कर अपना दायरा व्यापक बनाएं। नमस्कार।